दो तीन दिन से बारिश हो रही है, इसलिए आपकी ऑफलाइन क्लास नहीं चल पा रही है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है क्लास 11th फिजिक्स के लिए। ठीक है, और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे ग्राफ के बारे में, और हमने सबसे पहले पोजीशन टाइम ग्राफ देख लिया था, और फिर उसके बाद से हम लोगों ने वेलोसिटी और टाइम ग्राफ देखा था। आज थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं एक्सीलरेशन और टाइम ग्राफ पर, और फिर हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन पर। तो हेडिंग दीजिए एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। इसमें भी दो कंडीशन में देखेंगे। पहला देखेंगे जब एक्सीलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी यूनिफॉर्म हो, टाइम के साथ एक्सीलरेशन चेंज न हो रहा हो। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। इस तरह का ग्राफ कैसे मिलेगा आपको? मान लो हमने इस पर ए को दिखाया, एक्सीलरेशन को दिखाया, एक्स एक्सिस पर टाइम को दिखाया, और टाइम के साथ एक्सीलरेशन वेरी नहीं कर रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। तो सीधी सी बात है कि एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो कि एक्स एक्सिस के यानी टाइम के क्या होगा, पैरेलल होगा। देखो टाइम जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, एक्सीलरेशन की वैल्यू में ना तो कोई वृद्धि हो रही है और ना ही कोई कमी आ रही है। तो जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म का एक्सीलरेशन हो, तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ कैसे मिलेगा? तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये तो बहुत ही सिंपल था। ठीक है, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। दूसरा है कि जब ए क्या हो, वेरिएबल हो, यानी टाइम के साथ क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो, और टाइम के साथ भी चेंज हो रहा है, तो इसमें भी हम ये देखेंगे कि ये जो चेंज रेट है चेंज होने का, वो रेट क्या हो, कांस्टेंट हो। व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ ए इज कांस्टेंट। अब समझो ध्यान से, इस पर हमको दिखाना है ए को, एक्सीलरेशन को, इस पर दिखाना है हमें टाइम। अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन बोलें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dA/dt, और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। अब dA/dt ग्राफ का क्या है, क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। स्लोप ऑफ ग्राफ, ग्राफ का स्लोप। और ग्राफ का स्लोप क्या होता है भाई, tan थीटा होता है। यानी थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी dA/dt क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ ए इज कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब जरा सोच के बताओ कि किस तरह का ग्राफ मिले कि थीटा की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो, और ए में क्या हो रहा हो, चेंज भी हो रहा हो। तो ऐसे सिचुएशन में स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा। ठीक है, ग्राफ, और जिसमें प्रत्येक पॉइंट पर थीटा की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। आप देख सकते हो जो यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू आएगी वही वैल्यू यहाँ पर भी होगी, यानी यहाँ पर जो स्लोप होगा वही स्लोप इस पॉइंट पर भी होगा। प्रत्येक जगह स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए dA/dt क्या है, कांस्टेंट है। यानी एक्सीलरेशन में जो चेंज आ रहा है उस चेंज का रेट क्या है, कांस्टेंट है। एक ही रेशियो से चेंज हो रहा है, पर सेकंड में जो चेंजिंग आ रही है, 1 सेकंड बाद जितना चेंज आ रहा है, 2 सेकंड बाद फिर 1 सेकंड के इंटरवल में उतना ही चेंज आ रहा है।
पर सेकंड के इंटरवल में उतना ही चेंज आ रहा है। लेकिन ये चेंज कैसा है, ये ऐसा चेंज आ रहा है कि एक्सेलेरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब जरा सोचो, एक्सेलेरेशन में चेंज हो रहा हो लेकिन एक्सेलेरेशन क्या हो रहा हो, डिक्रीज कर रहा हो, तब जरा सोच के बताओ ग्राफ कैसे मिलेगा। जब डिक्रीज करेगा तो dA/dt की वैल्यू चलो कांस्टेंट तो होगी, लेकिन पॉजिटिव में होगी कि नेगेटिव में, नेगेटिव में आएगी। और नेगेटिव में आने का मतलब थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री से अधिक होनी चाहिए। 90 डिग्री से अधिक होगा, इसके लिए ग्राफ कैसा मिलेगा, इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। यहाँ पर देखो ये थीटा है जो कि ग्रेटर देन है 90 डिग्री। टाइम के साथ क्या हो रहा है, एक्सेलेरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पर टाइम के साथ एक्सेलेरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ये जो डिक्रीज या ये जो इंक्रीज का रेशियो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो इस तरह का ग्राफ मिलेगा जब ए क्या हो, वेरिएबल हो, और वेरी कैसे कर रहा हो, एक कांस्टेंट रेट से वेरी कर रहा हो, तो इस तरह का ग्राफ मिलता है। ठीक है, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ में बस इतना ही आपके लिए क्या है, पर्याप्त है। तो इसे नोट कीजिए। चलिए, अब ग्राफ जब हमने देख लिया तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा इक्वेशन ऑफ मोशन। उसमें भी हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन देखेंगे। क्या हेडिंग रहेगा हमारा, इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक समान त्वरित गति के लिए समीकरण। ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या है। भाई ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, इसका मतलब देन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा, यानी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा होगा। देखो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, और इसका डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। न तो इसके मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव आ रहा हो और न ही इसके डायरेक्शन में कोई बदलाव आ रहा हो, क्योंकि एक्सेलरेशन एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो डायरेक्शन भी अगर चेंज होगा तो हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो डायरेक्शन भी इसका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। टाइम के साथ डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा होगा। अच्छा, अगर डायरेक्शन एक्सेलरेशन का कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है भाई, तो डेल्टा वी का डायरेक्शन, चेंज इन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वही एक्सेलरेशन का भी क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो इसका मतलब यह हो गया कि चेंज इन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, अच्छा ऐसा कब पॉसिबल है कि चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा क्या हो, कांस्टेंट हो। ये तभी पॉसिबल है जब
वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो, कांस्टेंट हो। बोलो बात समझ में आ रही है? अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, तो भाई उसका डायरेक्शन भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और अगर डायरेक्शन कांस्टेंट है एक्सेलरेशन का, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी, चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन भी क्या होगा, कांस्टेंट आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है, तो चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो जो इसका डायरेक्शन होगा वही एक्सेलरेशन का क्या होगा, डायरेक्शन होगा। अच्छा, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, हमेशा इसका भी डायरेक्शन कांस्टेंट हो रहा है। ये कब पॉसिबल है भाई, कि जब हमेशा वेक्टर v का डायरेक्शन क्या हो, सेम। वेक्टर v का डायरेक्शन भी चेंज न हो रहा हो। मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है, ठीक है, तभी तो एक्सेलरेशन है। मैग्नीट्यूड v का अगर नहीं चेंज हो रहा होगा तब तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड भी अगर नहीं चेंज हो रहा है तो, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी अगर कांस्टेंट हो गया, डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो गया, तो v तो कांस्टेंट हो गया। अब v कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन v का मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है, लेकिन उसका डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा, जो पार्टिकल है हमारा, वो एक ही डायरेक्शन में लगातार मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स ऑब्जेक्ट moves in only one direction, only one direction। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव करते जाए तो उसके मोशन को हम क्या कहते हैं, उसके मोशन को कहते हैं हम रेक्टिलिनियर मोशन। सरल रेखी गति। एट लास्ट हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो वह एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा, एक सीधी रेखा में मूव कर रहा होगा, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। यानी जो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है वह हमेशा रेक्टिलिनियर मोशन होता है। इसका मतलब क्या हो गया भाई, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन is always rectilinear motion। एक समान त्वरित गति सदैव सरल रेखीय गति होती है, सरल रेखीय गति होती है। होप कि हमारी बात आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इतना सारी चीज़ों को बताने का बस एक ही मकसद था कि आप ये जानें कि अगर एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होने पर जो भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये तभी पॉसिबल है जब वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो। और अगर कोई स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसके मोशन को हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, सरल रेखीय गति कहते हैं, ठीक है। अब हमें ये बताइए कि अगर कोई सरल रेखीय गति कर रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस के बीच क्या रिलेशनशिप होगा। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड
और डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा। ये पहले भी आपको जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बताया जा रहा था तो उस समय भी बताया जा चुका है कि अगर कोई रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दोनों क्या होता है, सेम होता है, इक्वल होता है। ठीक है, अगर रेक्टिलिनियर मोशन कर रहे हैं तो मान लो किसी टाइम पर आप यहाँ पर हो और कुछ टाइम बाद आप यहाँ पर आ गए, ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी है और साथ ही साथ ये डिस्टेंस भी है, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। इसी प्रकार अगर हम आपसे कहें कि रेक्टिलिनियर मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, तो सिंपल से जवाब है, ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस इक्वल आ रहा है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड भी क्या आएगा, इक्वल आएगा, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बात समझ में आ रहा है। हमारे कहने का मतलब ये है कि हम जो भी इक्वेशन पढ़ेंगे उस इक्वेशन में चाहे आप वेलोसिटी की बात करें चाहे स्पीड की बात करें, दोनों बात क्या होगी, सेम होगी, बस फ़र्क इतना रहेगा कि वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन भी होगा, स्पीड के साथ डायरेक्शन नहीं होगा। आप चाहें इस तरह के मोशन में डिस्प्लेसमेंट की बात करें चाहे डिस्टेंस की बात करें, दोनों का मतलब एक ही रहेगा, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्शन लग जाएगा और डिस्टेंस एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो इसे नोट कीजिए और तब हम देखते हैं कि ये इक्वेशंस क्या क्या हैं। चलिए नोट कर लिए, आइए अब आगे चलते हैं। अब क्या क्या इक्वेशंस हैं जरा हम इनको देखते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से 3 इक्वेशन है। एक है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है आपका s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड है आपका v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक, मुख्य रूप से ये 3 है। हम और भी कुछ इक्वेशंस देखेंगे इससे रिलेटेड, और भी कुछ फार्मूला डिराइव करेंगे, लेकिन वो आगे चल के देखेंगे। अभी फिलहाल में मुख्य रूप से आपके यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन की कितने इक्वेशन है, तो ये 3 इक्वेशन है जो कि आप 9th क्लास में भी पढ़े हुए हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि टर्म्स क्या क्या हैं। तो आपका v क्या है, v जो है ये फाइनल वेलोसिटी है। क्या है यह, फाइनल वेलोसिटी है, अंतिम वेग है, अंतिम। u क्या है भाई, u है आपका इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग। ए क्या है, सीधी सी बात, एक्सेलरेशन है, त्वरण है। टी का मतलब हो गया टाइम, समय। एस क्या है भाई, एस जो है आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। हाँ, जैसा कि आपको पहले हमने बताया वेलोसिटी और स्पीड दोनों आप यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि ये किस तरह का मोशन है,
तो स्ट्रेट लाइन में होने वाला मोशन है, रेक्टिलिनियर मोशन है। आप डिस्प्लेसमेंट की जगह पर, विस्थापन की जगह पर आप क्या बोल सकते हो, दूरी भी कह सकते हो। ये भी दूरी को भी बताएगा यह, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस दोनों ये क्या आते हैं, इक्वल आते हैं, ठीक है। ये सब वेक्टर फॉर्म में नहीं है, इसलिए नहीं है कि सबका डायरेक्शन क्या होगा, एक ही होगा, लेकिन फिर भी आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वेक्टर v इक्वल टू होगा वेक्टर u प्लस वेक्टर a t। इसको आप लिख सकते हो वेक्टर s इक्वल टू वेक्टर u t प्लस हाफ वेक्टर a t। इसको लिख सकते हो आप वेक्टर v का स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर u का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर a s। उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आप चाहें स्केलर फॉर्म में लिख लें, चाहें आप वेक्टर फॉर्म में लिख लें, ठीक है। हाँ, वेक्टर फॉर्म में आप लिखे हैं तो ये वेलोसिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर s जो है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर v और u वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड और स्पीड दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से हमारे इक्वेशंस हैं मोशन के। अब हम इनका डेरिवेशन देखेंगे और हम दो तरीके से देखेंगे, एक ग्राफिकल मेथड से देखेंगे और एक कैलकुलस मेथड से देखेंगे, ठीक है। इसको नोट कीजिए। चलिए एक एक करके हम देखते हैं। पहले हम ग्राफिकल मेथड से देखेंगे इन तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन कैसे आता है, कैसे होता है। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, डेरिवेशन इक्वेशंस ऑफ मोशन। हाँ, बाय ग्राफिकल मेथड। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफ की सहायता से पहले हम इसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे। हम एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। इस पर हमने v को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। थोड़ा सा इधर बनाते हैं, वेलोसिटी को दिखाया है। यहाँ पर हमने क्या किया है, टाइम को दिखाया है। मान लीजिए t इक्वल टू 0 पर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u है। अब ये एक्सीलरेटेड मोशन है। सपोज दैट एक्सीलरेशन पॉजिटिव में है। एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में। अगर एक्सीलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव में है तो टाइम के साथ वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज, बढ़ेगी कि घटेगी। ए का मान अगर पॉजिटिव में है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, टाइम के साथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अच्छा, टाइम के साथ इंक्रीज करेगा। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। मान लो t टाइम पर ये पहुंच गया t टाइम पर इसकी वेलोसिटी हो गई v। t इक्वल टू 0 पर, ठीक है ना, इसकी वेलोसिटी क्या है, ये इनिशियल टाइम है, u है, लेकिन जब टाइम t हो रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, v हो जा रही है। अब हमने ये स्ट्रेट लाइन से ही क्यों दिखाया है, क्योंकि आप ऑलरेडी पीछे
पढ़ चुके हो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है जो एक्स एक्सिस के साथ किसी एंगल पर, टाइम एक्सिस के साथ किसी एंगल पर क्या होता है, झुका हुआ है। ये हमने एक पैरेलल लाइन इधर से खींच दिया, ठीक है। आप देख रहे हो एक्स एक्सिस के साथ यह मान लेते हैं कि थीटा एंगल पर क्या है, झुका हुआ है। चलो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं O, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं A, इसको हमने मान लिया B, इस पॉइंट को मान लिया हमने C और इस पॉइंट को मान लिया हमने D। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, अच्छा ये बताओ, अगर हम पूछें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की सहायता से एक्सीलरेशन कैसे निकाला जाता है, तो आप तुरंत जवाब दे सकते हो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वही एक्सीलरेशन को क्या करता है, बताता है। ये पीछे आपको पढ़ाया जा चुका है, बताया जा चुका है कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप। अच्छा ठीक है भाई, स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है, आप जानते हो स्लोप क्या होता है, टेन थीटा होता है। स्लोप क्या होता है, टेन थीटा होता है। अब जरा सोच के बताओ ये टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, BC अपान AC, लंब बटा आधा, परपेंडिकुलर अपान बेस, BC अपान AC। ठीक है भाई, अब BC की वैल्यू क्या होगी, जरा सोच के बताओ। ये BC की वैल्यू आ गई V माइनस U, है कि नहीं। ये BC की वैल्यू कितनी आ गई भाई, अरे यहाँ से यहाँ तक V है, इसमें से U माइनस कर देंगे तो ये निकल के आ गया BC की वैल्यू। BC की जगह पर हमने रख दिया V माइनस U अपान AC की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, T माइनस 0, यानी ये क्या हो गया भाई, T। तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया, T। ठीक है, चलो भाई, अब T का इधर हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो गया AT इक्वल टू V माइनस U को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो V इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, V इक्वल टू हो जाएगा U प्लस AT। ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका क्या है, फर्स्ट इक्वेशन। बोलो बात समझ में आया। देखो हमने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया है जिसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए बीटी ग्राफ कैसा होता है, तो एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, जो एक्स एक्सिस के साथ किसी एंगल पर क्या होता है, झुका हुआ होता है। और इस ग्राफ का स्लोप, वीटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है। तो अगर हमको एक्सेलरेशन निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। और किसी का स्लोप, किसी लाइन का स्लोप हम कैसे निकालते हैं, तो भाई टेन थीटा। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC अपान AC। BC की वैल्यू क्या हो गई, V माइनस U। AC की वैल्यू क्या हो गई, T। इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया, AT इक्वल टू V माइनस U। U को इधर ला दिया तो प्लस में आ जाएगा, U प्लस AT हो जाएगा, इधर इक्वल टू V हो जाएगा। बोलो समझ में आई बात। तो ये आपका पहला इक्वेशन प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सेकेंड इक्वेशन को प्रूफ करते हैं। सेकेंड इक्वेशन को प्रूव किया जाए, कैसे प्रूव किया जाएगा। सेकेंड इक्वेशन हमारा डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। तो मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है S है, तो VT ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाता है, ये भी आपको पहले बताया जा चुका है जब ग्राफ बताया जा रहा था, तो कि ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच का जितना एरिया होता है
वह एरिया डिस्प्लेसमेंट को क्या करता है, बताता है, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को बताता है। ठीक है, तो इस एरिया का हम क्या निकालने, ग्राफ निकालने। इस एरिया को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक ये रेक्टेंगल हो जाएगा और ये एक क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा। यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD प्लस हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है। अच्छा, एक रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, तो लेंथ इनटू ब्रीथ, लंबाई गुणे चौड़ाई। चलो भाई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, u, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, t, u इंटू टी, u इंटू टी। उम्मीद है कि आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ये एक आपका क्या है, रेक्टेंगल है, आयत है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसकी लंबाई कितनी है, u, इसकी लंबाई कितनी है, t, u इंटू टी, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है भाई, हाफ इंटू बेस AC क्या है भाई, T, इंटू हाइट, हाइट क्या है, BC है भाई, और BC की वैल्यू क्या है, V माइनस U। ठीक है भाई, अब देखो UT प्लस हाफ T इंटू V माइनस U। अभी देखो फर्स्ट इक्वेशन आप देखे हो, फर्स्ट इक्वेशन प्रूव कर चुके हो, V इक्वल टू होता है U प्लस AT। ठीक है, अगर U को हमने इधर लाया तो V माइनस U इक्वल टू क्या हो जाएगा, AT। V माइनस U की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, AT, या S इक्वल टू हो जाएगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और यही आपका क्या है, सेकंड इक्वेशन। यही आपका क्या है, सेकंड इक्वेशन। सिंपल सा है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं भाई, तो VT ग्राफ और x एक्सिस के बीच, यानी T एक्सिस के बीच, टाइम एक्सिस के बीच का जो एरिया होता है, वह एरिया क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है। सपोज दैट डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, S है। सपोज दैट डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, S है, तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, तो एरिया ऑफ OACD, ये जो एरिया है रेक्टेंगल का एरिया, प्लस ये ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल ABC, इनको ऐड कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट हमारा निकल जाएगा। तो एक रेक्टेंगल का आयत का एरिया क्या होता है भाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, U इंटू टी हो जाएगा। एक ट्रायंगल का एरिया क्या होता है भाई, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो हमने सबकी वैल्यू रख दिया और ये आसानी से हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। एक चीज़ और समझना, मान लो इनिशियल पोजीशन RI है और फाइनल पोजीशन जो है RF है, या X भी मान सकते हो, जो भी तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, अगर हमने कहा कि इनिशियल पोजीशन क्या है, RI है, फाइनल पोजीशन क्या है, RF है, तो जरा सोच कर बताओ S की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा। तो सिंपल सी बात है, RF माइनस RI, RF माइनस RI इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, या हम यहाँ से फाइनल पोजीशन निकाल सकते हैं, RF इक्वल टू हो जाएगा RI, इसको उधर ले गए प्लस में हो जाएगा, प्लस UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये भी बात दिमाग में जरूर रखिएगा। फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगा भाई, इनिशियल पोजीशन प्लस UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। चलिए, ये आपका प्रूफ हो गया सेकेंड इक्वेशन।
अब चलते हैं थर्ड इक्वेशन की तरफ। आइए देखते हैं कि थर्ड इक्वेशन कैसे प्रूव होगा। थर्ड इक्वेशन, चलो एक बार और हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालते हैं, लेकिन इस बार ये जो एरिया है इसको टुकड़ों में न बांटकर ये सीधे सीधे ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है, इसी का एरिया हम निकालते हैं, इसी का एरिया हम निकालते हैं। यानी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ ए बी डी, ओ ए बी डी, ठीक है। ये कैसे है, ऐसे है, आप समझ सकते हो, ये इस तरीके से है, ओ ए बी डी, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। अच्छा, इसमें आप देख रहे हैं कि ओ ए और बी डी ये क्या है, पैरेलल है। अच्छा, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके आमने सामने के एक जो साइड का ग्रुप होता है वो पैरेलल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, तो उसको हम बोलते हैं समलंब ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम, ठीक है। अब ट्रेपीजियम का एरिया निकालने का फार्मूला हम जानते हैं कि 1/2 इंटू पैरेलल साइड्स का एड समेशन, क्या हो जाएगा, ओ ए प्लस बी डी, ओ ए प्लस बी डी, इंटू इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस यानी ओ डी। ट्रेपीजियम के एरिया का फार्मूला क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस के बीच में क्या डिस्टेंस है, ठीक है, या उन दोनों लाइंस के बीच का हाइट। चलो भाई, अब हम लिखते हैं ओ ए, ओ ए क्या है, तो ये है U प्लस बी डी, बी डी क्या है भाई, ये तो है V, ओ डी, ओ डी क्या है भाई, ये है आपका टाइम, ये आपका क्या है, टाइम। चलो भाई, 1/2 U प्लस V, हम फर्स्ट इक्वेशन देख चुके हैं कि V इक्वल टू होता है U प्लस ए टी, या हम लिख सकते हैं V माइनस U इक्वल टू ए टी, या हम लिख सकते हैं V माइनस U अपान ए इक्वल टू टी। अब इसी टी का फार्मूला हमने यहाँ पे रख दिया, V माइनस U अपान ए, ठीक है। अच्छा, इधर क्या है, S है, नीचे इधर क्या है, 2 है और A है, 2A को इधर लाया तो क्या हो गया भाई, 2AS इक्वल टू क्या हो गया, इधर देखो V माइनस यू एंड V प्लस यू, ये A प्लस बी और A माइनस बी का फार्मूला हो गया, मल्टीप्लाई करोगे तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी V स्क्वायर माइनस हो जाएगा U स्क्वायर, ठीक है। और यही आपका क्या है, थर्ड इक्वेशन है, ठीक है, कि 2S इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर या U स्क्वायर को आपने क्या कर दिया, इधर ला दिया, तो इसी को आप लिख सकते हो V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ये आपके तीनों इक्वेशन क्या हो गए, प्रूफ हो गए, डिराइव्ड हो गए, ठीक है। किस मेथड से, तो ग्राफिकल मेथड से। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे
कि कैसे हम कैलकुलस मेथड से इन तीनों इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। और इन तीनों इक्वेशन के अलावा हमारे अपने कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए कुछ और भी इन इक्वेशंस की सहायता से इक्वेशंस को क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए।